Good morning everyone. Welcome to our next part of class 7th English. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will discuss the question answers of this chapter, which is quality. So we all know this chapter was written by John Galsworthy and this chapter was about the quality of boots German shoemaker used to make in London and how they suffered the consequences of industrialization as well as the big firms and industries which came into market in order to compete these kind of shoes makers. Okay, so this was all we discussed and what happened slowly and gradually to the business of the shoemaker was also discussed. हमने लास्ट पार्ट्स में पढ़ा था इस चैप्टर क्वालिटी के बारे में कि क्वालिटी ऑफ एनीथिंग इट कैन बी गुड और बैड, वो अच्छी हो सकती है बुरी हो सकती है. हमने इस चैप्टर में एक शू मेकर के शूज़ की क्वालिटी के बारे में पढ़ा था जो जर्मनी से लंदन शिफ्ट हो गए थे अपने शूज़ बना के सेल करने के लिए. ठीक है, उनके शूज़ की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग होती थी, बहुत परफेक्ट होती थी. उनका जो लेदर वो यूज़ करते थे दैट वाज आल्सो वेरी गुड क्वालिटी लेदर एंड देयर शूज़ लास्टेड वेरी लॉन्ग. और उनके जो शूज़ होते थे वो कई सालों तक चलते थे. ये हमें इस चीज़ से पता लगता है कि जो जॉन गैल्सवर्दी इस चैप्टर के जो नरेटर हैं उनके फादर भी उन्हीं से शूज़ बनवाते थे और अब वो भी उन्हीं से शूज़ बनवा रहे हैं. ठीक है, बट एनी हाउ समथिंग वियर्ड हैपेंड. वो अजीब सी चीज़ जो हुई वो क्या थी बेटा? वो ये थी कि धीरे धीरे फर्म्स, इंडस्ट्रीज़, मशीनरीज़ इनका पनपना हो गया. ठीक है, दे केम इनटू कंपटीशन और वो लोग क्वांटिटी पे ध्यान देते थे बजाय क्वालिटी के. दे कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी विद द क्वांटिटी. उनको क्या चाहिए था? क्वांटिटी, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए था शूज़ का. अब यहाँ जो नरेटर जिनकी बात कर रहे हैं जर्मन शू मेकर जो मिस्टर गेस्लर थे, उनके जो शूज़ थे वो क्वालिटी वाइज तो दे वर परफेक्ट but they were expensive as well as they used to take a lot of time to make the shoes. Obviously if you are making anything with your hands it will take time, okay, but there is a surety of quality and that was replaced by machines. तो ये क्या था बेटा? इन लोगों को बहुत ही अजीब सा समय अपने टाइम में उनको फेस करना पड़ा जिसमें गेस्लर ब्रदर्स वर सो सिंपल, सो लॉयल टुवर्ड्स देयर वर्क दैट दे डिड नॉट एडवर्टीज एट ऑल. In the beginning also they had a simple shop with a single signboard which was written with Gessler Brothers, nothing else. है ना, कोई उसमें पॉम्प एंड शो नहीं था, कोई उस चीज़ में ऐसा नहीं था कि लोगों को लुभावना लगे. सिर्फ 2-3 पेयर ऑफ शूज़ रखे थे जिससे ये आइडिया लगता था दैट दिस इज़ अ शू शॉप. ठीक है, तो वो इनिशियली ऑल्सो दे वर वेरी सिंपल. जो गेस्लर ब्रदर्स थे वो सिर्फ काम पे ही ध्यान देते थे, एडवर्टीजमेंट्स पे नहीं. बट now the industries and the firms which are in the market they are propagating like anything. वो लोग क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोगों में प्रमोशंस कर रहे हैं अपने शूज़ के, अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के, है ना. तो लोगों को जो चीज़ अट्रैक्ट कर, आप लोग टीवी में ऐड देखते हैं उससे आप अपने आप को उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट समझते हैं, नहीं समझते? डोंट यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एड्स विच यू वॉच ऑन टीवीज़? I'm sure you do. Yes or no? You are attracted by the shoes, by the clothes, by the ice creams or by anything, by the pencils or pens, anything which you like. But Gessler brothers were so simple that they did not advertise even after that thing which happened. And slowly and gradually the customers of Mr. Gessler, they shifted towards the other firms. Mr. Gessler and his brother lost their customers and they did not have money to run their shop, to make shoes and all sorts of things. So this was what the critical condition which they faced when the industrialization occurred. तो गेस्लर ब्रदर्स की ये स्थिति क्यों हुई थी बेटा? क्योंकि बड़ी बड़ी फर्म्स आ गई थी मार्केट में और वो लोग क्या करते थे? एड्स करते थे, अपनी चीज़ के प्रमोशंस करते थे, लोगों तक घर घर पहुंचाते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स, टीवीज़ में ऐड, रेडियोज़ में ऐड, ठीक है, पैम्पलेट्स के थ्रू
तो लोगों को बहुत उस चीज़ के टुवर्ड्स अट्रैक्शन होता था और वो शूज़ बाय करने लग गए और उसमें टाइम भी नहीं लगता था एंड दे वर अ लिटिल चीप ऑल्सो। तो ये चीज़ गेस्लर ब्रदर्स को काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर गई और उनके जो कस्टमर्स थे वो दूसरी तरफ चले गए, फर्म्स की तरफ चले गए, ठीक है। और गेस्लर ब्रदर्स के कस्टमर्स कम होते गए, उनकी इनकम कम होती गई और रेंट और लेदर बाय करने में ये सब चला जाता था अमाउंट, उनकी अर्निंग बहुत कम रह गई थी, ठीक है। और धीरे धीरे वो भूखे रह रह के काम करते थे और लास्टली दे लॉस्ट देयर लाइफ। और लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, ठीक है। सो दिस वॉज वॉट वी रेड इन द चैप्टर क्वालिटी and today we will discuss the question answers of this chapter. So come along, we'll start. Question number 1 is, what was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? Now who is the author? We all know author is John Galsworthy. Now he's saying what was his opinion about Mr. Gessler as a bootmaker. जो ऑथर है, नरेटर है, वो गेस्लर जो थे, मिस्टर गेस्लर, उनके बारे में क्या अपने व्यूज़ रखते हैं कि वो एज अ बूट मेकर कैसे थे। एक शू मेकर की तरह अगर हम मिस्टर गेस्लर को देखें तो आप उनके बारे में क्या व्यू रख रहे हैं, ठीक है। जो नरेटर हैं वो क्या व्यू रख रहे हैं, तो आप बताओ। एग्जैक्टली जो मिस्टर गेस्लर हैं उनके बारे में तो वर्ड्स भी कम पड़ जाएंगे अप्रिसिएशन में। He is such an adorable shoemaker. He makes so perfect shoes that you cannot even define. Words भी limited हो जाएंगे, है ना। वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे बनाते हैं शूज़, in fitting, in quality, in your appearance, anything you can say, है ना। तो उनकी वो बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं कि एज अ शू मेकर जो मिस्टर गेस्लर हैं वो बहुत डिवोटेड हैं, लॉयल हैं और अपने काम में एकदम परफेक्ट है। Now we'll take the answer. The author was very impressed with Mr. Gessler. ये तो हम सबको पता है कि जो नरेटर हैं, इस चैप्टर के ऑथर हैं, वो मिस्टर गेस्लर से बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रेस्ड थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। He liked the boots made only on order and those boots perfectly fitted the customers. Now one more thing was there, Mr. Gessler did not make shoes without order. ऐसा नहीं था कि अगर कोई ऑर्डर नहीं है शूज़ का तो भी वो शूज़ बना के अपनी शॉप में भर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ तभी शूज़ बनाते थे जब उनको कोई ऑर्डर मिलता था शूज़ बनाने का। Only and only they used to make the shoes when they have the order to make that. Okay, and the purpose of this thing was to maintain the quality. Okay, पर्सन जो आएगा अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी जो चीज़ें बताएगा, मुझे ऐसे लेदर का, इस डिज़ाइन का, इस शेप का बूट चाहिए, वो ही वो बनाते थे, है ना। एंड इट परफेक्टली फिटेड द कस्टमर्स। और जो बूट्स वो बनाते थे वो इतने अमेजिंग होते थे कि कस्टमर के पैर में वो इतना परफेक्टली फिट होते थे, इतना अच्छे से फिट होते थे कि ऐसा लगता था इस पैर के लिए ही इस जूते को बनाया गया है। Their boots had the best materials. सबसे अच्छा मटेरियल वो काम में लेते थे। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, ठीक है। सबसे अच्छा वो लेदर यूज़ करते थे, आई टोल्ड यू राइट। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का वो मटेरियल यूज़ करते थे शूज़ बनाने में, तभी तो वो इतने लंबे चलते थे। एंड लास्टेड लॉन्ग। सी, अभी हमने बात की और अभी यहाँ पे लिखा है लास्टेड लॉन्ग। और उनके जो शूज़ थे वो कई ईयर्स तक चलते रहते थे बिना किसी प्रॉब्लम या इश्यूज़ के। He found the work mysterious and wonderful. और जो हमारे नरेटर हैं उनको ये चीज़ बहुत ही मिस्टीरियस और अच्छी लगती थी, ठीक है, कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, इतनी परफेक्ट शूज़ कोई कैसे बना सकता है कि पैर में पहनने वाले को ये लगे कि इसी पैर के लिए ये शूज़ बना है। इतना कोई अपने काम में परफेक्ट कैसे हो सकता है। दिस इज़ व्हाट नरेटर यूज्ड टू थिंक। सेकेंड क्वेश्चन इज, why did the author visit the shop so infrequently? What do you mean by the word frequently? Frequently मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद। Frequently का मतलब ये होता है कुछ कुछ समय के अंतराल बाद, थोड़े थोड़े टाइम के। Infrequently means
जल्दी जल्दी नहीं, है ना, काफ़ी लंबे टाइम के बाद, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग इंटरवल. So why did the author visit the shop so infrequently means जो author हैं इस स्टोरी के वो इस शू शॉप को बहुत कम क्यों विजिट करते थे? उनको अच्छी नहीं लगती थी इसलिए, या उनके पास टाइम नहीं था इसलिए? No, it is because the shoes which he bought from that shop they lasted so long that he did not find any need to go to that shop again and again. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो शूज़ उस शॉप से वो ख़रीदते थे, मिस्टर नरेटर जो हैं, ऑथर जो हैं, वो इतने परफेक्ट होते थे और इतना लंबा चलते थे कि उनको बीच में ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी कोई नए शूज़ ऑर्डर करने की, या कोई उनको इश्यूज़ भी नहीं होते थे शूज़ में, कोई शू बाइट हो रहा है या कोई साइज़ का इशू है, ऐसा कुछ उनको फील ही नहीं होता था, है ना. तो वो बीच में क्यों जाएं उस शॉप के ऊपर? ना उनको नए जूते की ज़रूरत महसूस होती थी क्योंकि वो बहुत लंबे चलते थे. सो दिस इज़ द रीज़न ही विजिटेड दैट शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली. इसी कारण से जो हमारे ऑथर हैं वो उस शॉप पे बहुत कम जाया करते थे. ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं, है ना, नेगेटिव सेंस में नहीं, उसकी अच्छाई की हम बात कर रहे हैं अभी. द ऑथर विजिटेड द शॉप so infrequently because the boots made by Mr Gessler brothers lasted too long. ठीक है, तो जो boots Mr Gessler या उनके भाई बनाते थे they lasted too long. Many years passed and still the shoes were as they are. ठीक है, कई साल बीत जाते थे लेकिन शूज़ में कभी कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं आती थी, इसलिए वो उस शॉप में बहुत कम जाया करते थे. ठीक है. Third question is, what was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? Now, do you remember we discussed in our last parts that the narrator, he complained. That was very minute complaint actually. बहुत हल्के से उन्होंने कहा था कि इस शूज़ में कोई creaking sound आ रही है. You remember? हमने पढ़ा था ना लास्ट पार्ट्स में कि उनके एक जूते में जो मिस्टर गेस्लर ने बनाया है उसमें एक तरह की कोई क्रीकिंग साउंड आ रही है जो कि होनी नहीं चाहिए थी, है ना. तो ये सुन के मिस्टर गेस्लर को अच्छा नहीं लगा था. ही फेल्ट वेरी सैड टू हियर दिस बिकॉज ही यूज्ड टू मेक शूज विथ सो मच एफर्ट्स एंड सो मच लॉयल बिहेवियर दैट ही डिड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ लूप होल्स. ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि वो कुछ उसमें कमज़ोरी या कुछ ऐसी चीज़ रख दें उनके शूज़ में कि आगे उनको कुछ उसके अकॉर्डिंग सुनना पड़े उसकी कंप्लेंट के लिए. ठीक है, वो बहुत मन से बनाते थे और परफेक्ट बनाते थे. और आज वो नरेटर से ये सुन रहे हैं कि उनके ही बनाए हुए शू में कोई क्रीकिंग साउंड आ रही थी, तो वो सुन के वो थोड़े से परेशान हो गए थे. ठीक है, you remember we discussed, right? So let's take the answer. When the author remarked that a certain pair of boots he had got earlier creaked. जब नरेटर ने ये चीज़ बोली कि आपकी ही शॉप से मैंने एक पेयर ऑफ शूज़ लिए थे जो क्या करते हैं, चू 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 आवाज़ करते हैं चलते टाइम. ठीक है, इट मेक्स अ क्रीकिंग साउंड व्हेन यू वॉक. मिस्टर गेस्लर लुक्ड एट हिम फॉर अ टाइम. और कुछ पल के लिए क्या हुआ, मिस्टर गेस्लर वॉज स्टेयरिंग एट हिम. मिस्टर गेस्लर केप्ट लुकिंग एट द नरेटर. वो उनको देखते रहे कि आप बोल क्या रहे हो, मेरे शूज़ के लिए आप ऐसे बोल रहे हो. ही वॉज फीलिंग सैड फॉर इट. विदाउट रिप्लाइंग एंड मिस्टर गेस्लर डिड नॉट रिप्लाई एनीथिंग. एक शब्द भी वो नहीं बोले, बस नरेटर को देखते ही रहे. एज इफ एक्सपेक्टिंग हिम टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट. और वो क्या कर रहे थे, उनसे आशा कर रहे थे कि या तो जो नरेटर हैं वो अपने स्टेटमेंट को वापस ले लें, विड्रॉ कर लें, है ना, अपनी बात को वापस ले लें. अरे नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था, ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं गलती से मुंह से निकल गया, या मैं तो ऐसे ही कह रहा था, वो दूसरे शूज़ की बात थी, इस शूज़ की नहीं, है ना. या तो वो विड्रॉ करेंगे अपना स्टेटमेंट या फिर उसको क्वालिफाई करेंगे. उसमें ऐसे बोलेंगे हाँ थोड़ा बहुत मुझे लगता था, हो सकता है एक बार आप भी चेक करके देख लो मैं सही हूँ या नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट है. तो या तो वो अपना स्टेटमेंट वापस लें या उसको चेंज करके उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके में मेरे को बोलें. ये तो कंप्लेंट हो गई ना कि आपके बनाए हुए शूज़ में क्रीकिंग साउंड आ रही है, बल्कि ऐसा उनको एक्सपेक्टेड नहीं था. सो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया नरेटर से कि वो अपनी बात वापस लें या थोड़ा सा क्वालिफाई करके बोलें.
Then he said that the shoes should not have creaked. Then Mr. Gessler, the shoemaker, said that the shoes must not creak. Shoes में से ऐसी आवाज़ आनी ही नहीं चाहिए. वो कह रहे हैं आई एम 100% श्योर कि हमारे शू में से ऐसी आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए. He then asked the author to send the boots back, and if he could do nothing of them, he would take them off his bill. Now he is saying that I will look at the shoes, you just send the shoes to me back. He is saying to the narrator को मिस्टर गेस्लर जो शू मेकर हैं वो कह रहे हैं कि एक बार आप मेरे को शूज़ वापस भेजना, मैं देखता हूँ अगर उसमें कोई इशू होगा तो अगर मैं उसको ठीक कर सकता हूँ तो आई विल डेफिनेटली डू दैट, एंड इफ़ आई विल नॉट बी एबल टू मेक द चेंज इन दैट क्रीकिंग नॉइज आई विल रिटर्न ऑल ऑफ योर मनी. अगर मैं उसको ठीक नहीं कर पाया तो मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा. ठीक है, इससे पता लगता है ना कि वो अपने काम के प्रति कितने वफादार थे. हाउ लॉयल ही वॉज टूवर्ड्स हिज वर्क, है ना, क्योंकि वो मन से कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ. और अगर उनको कोई कस्टमर को कोई इतनी सी भी तकलीफ़ हो रही है तो वो क्या कह रहे हैं, ईदर ही विल सॉर्ट आउट, या तो वो उसको ठीक करेंगे और ही विल गिव द मनी बैक. लेकिन कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन उनको चाहिए, है ना. 100% ही वॉन्ट्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज कस्टमर्स, कंप्लेंट्स नहीं. नेक्स्ट इज what was Mr. Gessler's complaint against big firms? Now this big firms was an issue in the story. इसी की वजह से मिस्टर गेस्लर जैसे और भी जो हाथ से बनाते थे ना प्रोडक्ट्स, उन लोगों के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, उनके लाइवलीहुड पे, उनके बिजनेस पे. तो जो बिग फर्म्स थे उसके बारे में कह रहे हैं व्हाट वाज मिस्टर गेस्लर्स कंप्लेन अगेंस्ट दीज फर्म्स. मिस्टर गेस्लर की क्या कंप्लेंट्स थी इन बिग फर्म्स के लिए. You all remember we discussed in the last parts that Mr. Gessler was not happy with these firms because they compromised with the quality and they focused on what? The quantity of the product, है ना. वो क्वालिटी को ध्यान नहीं रखते थे, उनको चाहिए थी क्वांटिटी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. ज़्यादा से ज़्यादा शूज़ बनाओ, क्वालिटी जैसी भी हो चलेगा, है कि नहीं. कस्टमर क्या है, थोड़े दिन बाद वापस ले लेंगे, तो उनकी तो सेल ही बढ़ रही है ना. So this was the main complaint because he used to make shoes with his whole heart and his own devotion, है ना. वो अपने पूरे मन से, अपने दिल से, अपने पूरी लगन से काम करते थे शूज़ बनाने के लिए. और वो कह रहे हैं जो बिग फर्म्स हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके शू वाइट हो रहा है, आपको साइज़ का इशू है, या आपके वो लॉन्ग लास्टिंग शूज़ हैं या नहीं, किस तरह की वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना. आपकी चीज़ बनाने के लिए वो मटेरियल कैसा है, लो क्वालिटी है या नहीं है, इस तरह की वो कंप्लेंट्स कर रहे थे नरेटर के साथ बिग फर्म्स के बारे में. ओके, सो वी विल रीड द आंसर नाउ. मिस्टर गेस्लर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स was that they got customers only because of advertising. एक जो मेन बात थी कि कस्टमर्स बिग फर्म्स को कैसे मिलते थे, एडवर्टाइजिंग की वजह से, प्रोपेगेंडा, है ना. वो क्या करते थे, एडवर्टीजमेंट्स करते थे, पैम्पलेट्स देना या होर्डिंग्स लगाना टीवीज़ में, रेडियोज़ में, बहुत सारा प्रचार और प्रसार अपने प्रोडक्ट के बारे में. इस वजह से ही उनके पास कस्टमर्स थे, क्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं था. Okay, and Mr. Gessler was so simple that he did not pay any efforts on advertising. The complete effort was only and only to make the shoes of a good quality. और Mr. Gessler इतने simple थे, उनको इस चीज़ में विश्वास नहीं था एडवर्टाइजिंग में, बिल्कुल भी नहीं. वो ये सोचते थे कि मैं अच्छी क्वालिटी के ही शूज़ बनाऊंगा और जिसको पहनने हैं वो तो आएंगे ही, है ना. And not because of any quality work. क्वालिटी तो कुछ नहीं थी किसके पास, फर्म्स के पास कोई क्वालिटी नहीं थी, सिर्फ क्या था, एडवर्टाइजिंग थी. क्वालिटी नहीं थी, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट था. मिस्टर गेस्लर हु लव्ड हिज जॉब एंड हु यूज्ड टू मेक गुड क्वालिटी बूट्स had very little work because people preferred the big firms, and now he was a bit sad also. वो थोड़े से परेशान भी हैं. कौन, मिस्टर गेस्लर जो शू मेकर हैं, वो परेशान भी हैं क्योंकि अब उनके पास काम थोड़ा कम है. According
To him, he said, पहले ज़्यादा काम था, but जैसे ही ये firms market में आई हैं तो मेरे पास काम कम हो गया है, and people are preferring big firms. ठीक है, मेरी शॉप पे आके शूज़ बनाने का ऑर्डर देने की बजाय जो लोग हैं, जो मेरे खुद के कस्टमर्स हैं, वो बिग फर्म्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहाँ से ही वो शूज़ परचेज कर रहे हैं. दे आर नॉट कमिंग टू माई शॉप नाउ. सो ही इज़ हैविंग हिज ऑर्डर्स इन अ वेरी लेस नंबर्स. ठीक है, अब उसको बहुत कम ऑर्डर्स मिल रहे हैं. ये सोच के वो परेशान है कि जो बिग फर्म्स हैं उनको कस्टमर्स किससे मिल रहे हैं, क्वालिटी से नहीं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट से, है ना. और वो कह रहे हैं और मेरे जो कस्टमर्स हैं वो भी वहाँ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बिग फर्म्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लेंट ऑफ मिस्टर गेस्लर अबाउट बिग फर्म्स. Boots from his big firms. Seeing his hardship and struggle, the author decided to order many pair of boots even though he really did not really need them. And listening all this complaint of Mr. Gessler, the heart of the narrator got melted. इतनी सारी कंप्लेंट्स, इतनी सारी दुख भरी बातें सुन के जो हमारे नरेटर हैं, इनका जो मन था वो पिघल गया और उनको बहुत बुरा लगा मिस्टर गेस्लर के लिए कि इनको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है. ही हैज़ लॉस्ट हिज कस्टमर्स ओनली बिकॉज ऑफ द बिग फर्म्स. नो डाउट ही इज़ मेकिंग वेरी गुड क्वालिटी शूज़, बट ही इज़ नॉट एबल टू अट्रैक्ट हिज कस्टमर्स. है ना, अपने कस्टमर्स को तो उन्होंने खो ही दिया ना, चाहे वो कितने भी अच्छे शूज़ बनाते हों. तो इसका कारण क्या था, बिग फर्म्स थी. तो जो नरेटर हैं उनको थोड़ा बुरा लगा और वो शायद 1 या 2 पीस के लिए ही गए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे शूज़ का ऑर्डर मिस्टर गेस्लर को दिया. उनको इसलिए ऐसा किया ताकि थोड़ी बहुत वो फाइनेंशियल हेल्प उनको और एक्स्ट्रा कर पाएँ. ठीक है, और मिस्टर गेस्लर को थोड़ा अच्छा लगे. सो this was what we read in this part of the chapter, and we are done with the question answers of this chapter. Hope you all understood this very well. I know you enjoyed the session, and we will meet in our next class with the grammar section. Okay, until then, everybody keep studying. Have a great day, beta.